हाय गाइस, वेलकम टू अनदर क्लास। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी की इवनिंग की जो क्लास हमारी सेम टाइम पर हो रही है और यहाँ पर हम डेली मिलते हैं, डेली डिस्कस करते हैं। और काफ़ी आज का जो टॉपिक है वो हमारा कह सकते हैं कि मॉडर्न एम्पायर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। काफ़ी दिनों बाद ही क्लास कर रहे हैं। सोशल साइंस की क्लास होने वाली है जहाँ पर आपको आपके मौर्य साम्राज्य से कुछ आर्किटेक्चर के टॉपिक्स लेफ्ट रह गए थे, उन्हें मुझे बताना है, जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आज ये क्लास यहाँ पर ले रही हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि चैप्टर 1 जो है ये काफ़ी बड़ा है और इसमें अलग अलग हमको एम्पायर के बारे में बताया गया, तो उनके बारे में हमें जानना और समझना ज़रूर बनता है। आप जुड़े हो मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम है। आपकी जो और भी क्वेश्चन की क्लासेस सुबह 10 बजे होती है, वो सारी चीज़ें और बहुत सारी बीच बीच की मैं देती रहती हूँ। आप लोग को आपकी काफ़ी हेल्प होगी। लिंक आपको दिया जाता है, तो उसके लिए आप अवेयरनेस बनाए रखिए। ज्वाइन कर लेंगे तो काफ़ी बढ़िया ही रहेगा। आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम पता चलती रहेगी। सोशल साइंस का जो पेपर है 50 नंबर का पेपर है। 25 क्वालिफाइंग है, 15 ऑब्जेक्टिव है, 40 प्रश्न हैं। 25 में पास करना है, बैक लगेगी 24 आने पे। 25 मिला, ऊपर मिला तो बढ़िया रहेगा। और कह सकते हैं कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वही 50-50 नंबर के 3 पेपर हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको स्टोरी टेलिंग के तरीके से ले सकते हैं, प्रॉपर तरीके से नॉर्मल एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं, तो आप बढ़िया नंबर आप पा जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं टॉपिक क्या है। जो टॉपिक बचा था, मौर्य साम्राज्य की मौर्यकालीन की संस्कृति, आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बताना है कि इनका आर्ट और कल्चर क्या था, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं कि मौर्यकालीन साम्राज्य की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, उनकी कला के बारे में आपके क्या राय है। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो मैक्सिमम हम 2 लाइन में लिखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम उस समय के मौर्यन एम्पायर के आर्ट और आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि मौर्यकालीन समाज संस्कृति अत्यंत उन्नत व्यवस्था में थी। मतलब कहिए कि हाई क्वालिटी का आर्किटेक्चर उस समय हुआ करता था, जो कि आज की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो म्यूजियम्स में रखी होंगी। उनका आर्किटेक्चर, उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो कल्चर था, उसका लेवल काफ़ी बढ़िया रहा है, उन्नत रहा है, उन्नत वाली स्टेज में रहा है। धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से शासन में व्यवस्था का सूत्रपात किया था। मैं बस फिर से कुछ कुछ चीज़ें रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। किसको मारा था? धनानंद को। कौन मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु कौन था? विष्णुगुप्त चाणक्य। तो शासन में कई व्यवस्थाओं का सूत्रपात किया था। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता पुरुषों में से एक थे। उन्होंने शासन व्यवस्था को अत्यंत संगठित कर दिया था। एक बढ़िया अच्छा सेटअप, एक प्रॉपर तरीके से प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक विभाग की देखभाल की थी। हर विभाग में अपना समर्थन, अपना सपोर्ट, अपना योगदान, अपनी कूटनीतिक की राजनीतिक को लगाया था। अधिकारियों की नियुक्ति की थी, लोगों को हायर किया था, एम्प्लॉयमेंट दिया था। उन अधिकारियों का जो काम है, क्या करना है, किसको कितना करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, जो भी चीज़ें थी उन सब का पूरा बंटवारा किया था, जिसके कारण किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे मंत्रिमंडल को समझने वाला एक सिंगल बंदा और सब कुछ गवर्न किया था, सबको कंट्रोल किया था। तो ये उस समय था, जो कि इसी वजह से कह सकते हैं कि सारे जितने भी एम्पायर की डायनेस्टी बनी इनसे बड़ी नहीं रही और सबको काफ़ी अच्छे से सिखाया, बताया, कंट्रोल किया। जब तक रहा तब तक कई जनरेशन तक किया। राजा जनता को पुत्र के समान समझता था। जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपनी जनता को, जन के लोगों का अपने पुत्र के समान ही समझते थे और पुत्र की तरह ही उनका पालन पोषण, उनकी बात को सुनना, आगे रखना, उनकी कुछ चीज़ों को बिना कहे हेल्प करना किया करते थे। मौर्यकालीन संस्कृति भारत के प्राचीन इतिहासों में से मौर्य वंश के समय की सांस्कृतिक परंपरा को सूचित करती है। और जब हम उनके आर्किटेक्चर को, उनकी कल्चरल चीज़ों को देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये उस जगह से बिलोंग करती है या उस डिकेड की बनी हुई है जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य के शासनकाल की थी। क्योंकि चंद्रगुप्त बिंदुसार का नाम उतना नहीं फेमस रहा है जितना चंद्रगुप्त का और अशोक का रहा है। दादा पोते का नाम ज़्यादा फेमस रहा है हिस्ट्री की दुनिया में। तो उन लोगों के दौरान जो भी चीज़ें उन्होंने बनवाई, अपने शासन के टाइम पे बनवाई, उस पर अपने नाम और छाप, मोहर, जो कुछ भी किया, उसकी वजह से वो चीज़ें उनके लिए आज भी जानी जाती हैं कि ये उस टाइम के दौरान बनी हुई थी। और एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये होता है कचंबा कि उनको भी ये सारी चीज़ें आती थी या उस टाइम इतनी जानकारी लोगों को थी कि ये भी चीज़ें बना करती थी, जो कि आज से बहुत साल पहले की बात है।
फिर है और इनकी जैसे कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी आर्किटेक्चर में, धर्म की अगर बात कर लो कि धर्म में क्या विख्यात रहा है, तो उस दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी हुआ था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब लोगों ने बाद में अलग अलग धर्मों को अपना लिया था। जब सारा राजपाट कर लिया, चीज़ों से थक गए, तो उन्होंने समझ में आया तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण जो स्थल थे उनको सुरक्षित करने के लिए स्तूपों का भी निर्माण करवाया। अशोक ने अपनी धम्म की नीतियाँ भी लिखी। उन्होंने अभिलेख के माध्यम से बौद्ध धर्म के मूल उपदेश को प्रसारित किया। जो स्तंभ बनवाए, जो शिलालेख वगैरह बनवाए गए थे, उनमें यही सारे रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर, ऐसी छोटी छोटी कई सारी बातें उसमें लिखी थी, जिससे लोग उसको आएँ और पढ़ें। और पत्थर पर लिखवाने का यही फ़ायदा हुआ कि जब बाद में चीज़ें खोजी गई, तो आप देख सकते हो कि आज हमको जो इतनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं, जिनको हमने पढ़ा है, जिनको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, शिलालेख, आलेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र, इतने सारे स्रोत जो मिले हुए हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी बहुत कुछ मिला हुआ है। और जो ट्रैवलर्स गए थे वहाँ पर खोज के आए हैं, वो भी बहुत कुछ लिखे हुए हैं। तो उससे उस कल्चर के, उस टाइम ड्यूरेशन के बारे में हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आज भी पता चलती हैं। ना तो आप उस वक्त थे, ना मैं उस वक्त थी। तो बौद्ध धर्म का प्रसार भी वहाँ पर, धार्मिक जो था वो भी गुण वहाँ पर देखने को मिला था। आर्थिक विकास की अगर बात कर लो, पैसे से क्या मतलब रहा है, इकोनॉमिकल फैक्टर उस समय कैसा था, तो मौर्य साम्राज्य में आर्थिक विकास हुआ था, क्योंकि साम्राज्य जैसे जैसे बड़ा होता गया है, तो रियायतें बढ़ती गई, रियासत अपनी बढ़ती गई, बहुत सारी चीज़ें होती गई, तो व्यापार भी हो गया, लोग को कृषि की जानकारी अच्छे से, लगान वगैरह भी काफ़ी मात्रा में आता था, और भी गतिविधियाँ, छोटी छोटी चीज़ें बना करती थी, सामान बनते थे। तो अशोक के समय भारतीय व्यापारिक संबंध दूसरे देश के स्थापित, और जब अशोक की बारी आई, तो ये सब बड़ा बड़ा जहाज़ भर भर के, तो मतलब जाने लगा था, पोत भर भर के सामान आदान प्रदान होता था, वहाँ से कुछ आता था, यहाँ से कुछ आता था। तो ऐसे भी चीज़ें होना शुरू हो गई थी, आज के टाइम की नहीं है, तब से हो रही हैं। तो ये दो चीज़ें उनमें देखने को मिली थी, जो उनके पूरे कल्चर के दौरान सब कुछ था। आगे बढ़िए, कला और संस्कृति, आर्ट का। तो कहते हैं कि मौर्य काल में आर्ट और संस्कृति का भी डेवलपमेंट हुआ था। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे सारे फैक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे आज आर्किटेक्चर देखो कितना बढ़िया हो गया है, हर चीज़ बन रही है, हर चीज़ अवेलेबल है, बस पैसे आपको खर्च करने हैं। आई थिंक बहुत कम ही चीज़ें होगी जो नहीं अवेलेबल होगी, कुछ टेक्नोलॉजी है जो अभी एआई वगैरह नहीं है, एमएल वगैरह नहीं है, बट ये कि बहुत हद तक है और धीरे धीरे ग्रैप्स की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का बहुत अच्छा विकास उस दौरान भी हुआ था, जिसमें बौद्ध और जैन संग्रहालयों का भी निर्माण करवाया गया था, लाइब्रेरीज वगैरह भी, म्यूजियम्स वगैरह भी कुछ कुछ बनवाए गए थे, जो कि टूट फूट गए होंगे बाद में लड़ाई झगड़े के दौरान। अशोक के समय सिक्कों का सिक्का था, मतलब सिक्कों पर सिक्के की छाप बनाना और वो राजा का नाम लिखना, वो सारा उस समय हुआ करता था। तो ये सारी कला, ताकि वो कॉइन वगैरह कुछ बाद में मिले हैं, तभी तो वो नाम, वो तारीख, अभी भी कुछ कुछ सिक्कों को देखो तो 2002 के, 1998 और कुछ सिक्के मिलते हैं। देखो 2 रुपए के, 1 रुपए के, 1 रुपए के नहीं, 2 रुपए के मेनली अगर देखो तो बहुत पुराने, 5 रुपए का जो पूरा वाला बुड्ढा आता था बहुत मोटा सा, वो देखो, पीला वाला नहीं, वो पुराना सिल्वर वाला अभी भी चलता है जो, तो वो भी देखो कितना पुराना पुराना मिलता है। तो उस समय की चीज़ें यहाँ पर, 5 रुपए की नोट अभी भी मिलती है, देखो कितनी पुरानी रहती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, सब कुछ है, उस समय भी था। अब इनमें कुछ और बातें हैं, वो देखते हैं। मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म के विभिन्न ग्रंथ को लिखा गया था। जब मौर्य काल का समय चल रहा था, तो जो साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर हम मिले हैं और उसको पढ़े हैं, तब हम उनके बारे में इतनी कुछ जान रहे, ये चीज़ें थी। तो वैदिक युग का भी काफ़ी कुछ था, धर्मात्मा, पेड़ पौधे, जंगल, वन, वाटिका, ये सब, प्रकृति, सौंदर्य, सब कुछ था। बौद्ध धर्म के बारे में भी था, हिंसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारी। जैन धर्म में भी सेम ही, उनके बौद्ध की धम्मनीति, अशोक के धम्मनीति, और 10 सिक्खापदान, ये आपने पढ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो सबका अलग अलग था, सारी चीज़ें उस समय भी हुआ करती थी। वैदिक धर्म में कहेंगे वेदांग, 6 वेदांग होते हैं, उन वेदांग के बारे में रहा है। धर्मसूत्रों के बारे में रचना भी की गई, भास के नाटकों की भी रचना की है, बहुत सारे नाटक, लेख, निबंध, ये सब भी लिखे गए थे। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी को भी इसी युग में लिखा गया था, जो कि संस्कृत में काफ़ी बढ़िया है। माहेश्वर सूत्र वगैरह के बारे में बहुत कुछ है, और इस युग का राजनीति पर भी लिखा गया है, कुछ कुछ चीज़ें जो है। कौटिल्य साहब जो थे, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल फैक्टर से थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें जो है 1 बाय 1 करके बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मंत्रिमंडल को संभाला, और एक एक बात काफ़ी अच्छे तरीके से बताई और सिखाई है, ठीक है। देखिए, ये भोपाल में स्थित है, सांची का स्तूप, ये उस डिकेड का है, देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ब्लैक एंड वाइट ले लिया, आप कलरफुल ले लूँगी,
तो ये सांची का स्तूप है, ध्यान रखिएगा, जो कि शायद 10 रुपये की नोट पे बना है क्या, आई एम नॉट श्योर, शायद 10 रुपये की नोट पे बना हुआ है, देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक पे रानी का वाव, एक पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरेसेंट ब्लू, पिंक वगैरह कलर्स क्या है, उस पर क्या क्या बना हुआ है, तो ध्यान रखना। तो ये आपका सांची का स्तूप है, जो कि भोपाल में है, उस समय के आर्किटेक्चर के दौरान बना था, चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक है। समझ में आ रही है बातें ना, तो आता है प्रश्न, ऐसा नहीं कि नहीं लिखने को, आपको क्वेश्चन कई बार आए हुए, तभी तो मैं लास्ट में ये चीज़ करवा रही हूँ। चलिए आगे बढ़े इसी के साथ, कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो बताने का प्रयास करिएगा, पूछ रही हूँ आपसे, ताकि आपका कोई रिवीजन भी होता रहे, और दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, ताकि हम जल्दी से इसको कवर करें और आगे तरफ बढ़ें, ताकि हमें और भी आगे टॉपिक को कवर करना है। और मैं अब क्लासेस थोड़ा मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करूँगी, क्योंकि सिलेबस है बड़ा और कवर नहीं हो पाएगा। तो हमारा मोटो ये है कि हम सिलेबस को कवर करके रिवीजन भी कर पाएँ, ठीक है। चले आगे, चलिए ये देख सकते हैं सारनाथ में अशोक का स्तंभ है, ये भी उस टाइम से है, ध्यान रखना, सारनाथ में स्थित अशोक का स्तंभ है, तो ऐसी कलाएं वगैरह थी। उसके बाद फिर ये रामपुरा में स्थित है एक वृषभ शीर्ष का अशोक स्तंभ, रामपुरा में है, तो ये ध्यान रखिए। ऐसे ऐसे मूर्तियाँ वगैरह भी काफ़ी कुछ बना करते थे, ये नहीं कि सिर्फ लिटरेरी सोर्स ही अवेलेबल थे, सब चीज़ें हुआ करते थे, जितना वो कर पाए, जितना बेस्ट उनके लिए रहा। उसके बाद बात करते हैं इनके भाषा और साहित्य की, ये क्या है, तो भाषा और साहित्य में आता है कि संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के विकास में मौर्य काल का जो है ज़्यादा अच्छा रोल था, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन दोनों का प्रयोग ज़्यादा था, इन दोनों के ऊपर ग्रंथ वगैरह ज़्यादा थे। और अशोक के अभिलेख में संस्कृति और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया है। जब उनके अभिलेख को, उनके स्तंभ लेख को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद शिक्षा की बात, पढ़ाई लिखाई कैसी थी, तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रचार हुआ था, शिक्षा विद्या को प्रोत्साहित किया गया था, लोगों को पढ़ने के लिए कहा गया था, पढ़ते भी थे लोग, गुरुकुल वगैरह बने हुए थे, शिक्षण संस्थान का भी समर्थन किया गया था, लोगों के पास पहुँचाया जाने का थे, मौलवी साहब वगैरह भी हुआ करते, सबके अलग अलग पढ़ाते थे, गुरु हुआ करते थे। व्यवस्था और समाज में क्या चीज़ें थी, तो कह सकते हैं कि मौर्य काल के समाज में शासन और समाज की व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ था, ये चीज़ सबसे अच्छी थी। और साम्राज्य को प्रशासनिक तरीके की शैली के साथ चलाता के नियम के अनुसार त्यौहार सेलिब्रेट करना, बहुत सारी चीज़ें थी जो सब कुछ टाइम टू टाइम हुआ करती थी। आगे बढ़िए, स्त्रियों की दशा क्या थी, औरतों के साथ क्या कंडीशन हुआ करती थी, तो समाज में स्त्रियों का स्थान भी काफ़ी अच्छा था, उनका भी सम्मान माता पिता पत्नी पुत्री सबका होता था, जो जिस अहदे पर रहते थे, पारिवारिक संपत्ति की मालिक वगैरह हुआ करती थी, और जो स्त्री थी वो स्वामिनी होती थी, जो भी चीज़ें थी सब कुछ प्रॉपर तरीके से बढ़िया था, एक सम्मान था, उनकी भी एक आइडेंटिटी हुआ करती थी, उनकी भी बात को सामने रखा जाता था, सुना जाता था, ये नहीं कि दबाया गया है और कोई महत्व नहीं था, ऐसा नहीं था, ठीक है। आगे बढ़िए, मौर्य साम्राज्य, अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी तक जो मैंने आपको आर्किटेक्चर और कल्चर के बारे में बता रही थी वो इतना ही था, इतना बहुत है, इतने में आप 2-3 पॉइंट भी लिख देंगे अगर पूछा जाता है तब भी बहुत है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये एक बड़ा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और कुछ कुछ बातें आपको बताई हैं, तो ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स बहुत कुछ मिलेगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखो। अब एक टॉपिक और बचा है इसमें, वो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। ये हमेशा आता है, बहुत बार आपको आया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कोई 2 से 3 कारण बताइए कि क्या कारण रहा है। तो पहला कारण यहाँ पर है अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है। अयोग्य उत्तराधिकारी में कहता है कि एक बड़े साम्राज्य को केवल योग्य उत्तराधिकारी ही संभाल सकता है। तो जो मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, नष्ट हो गया, बाढ़ नहीं है, बहुत लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, दब हो गया, तो पहला एक रीज़न ये है कि उनका फिर कोई संभालने वाला नहीं था। जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई अच्छा राजा नहीं है, कोई गवर्न नहीं कर सकता, तो लोग उस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा विरासत हो चुकी थी कि हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं था, और वो उतना शक्तिशाली राजा फिर किसी का पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, जो भी रहे वो बहुत छीड़ रहे, शक्तिशाली ने दिमाग नहीं लगा, उतना काम नहीं किए, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत की। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला कारण। दूसरा कारण यहाँ पर क्या है, साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य के विभाजन के बारे में है कि अशोक की मृत्यु के बाद क्या हो गया, समाज जो साम्राज्य था वो 2 भागों में बढ़ गया। एक पश्चिमी भाग बन गया जो शासक कुणाल के हाथ में था, और एक पूर्वी भाग बन गया जो शासक दशरथ के हाथ में बना। तो दोनों लोग बंटवारा हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें टूट गई, बहुत सारे लोग उसमें आके और घुसे। तो जब अलग हुए कोई चीज़ टूटेगी तो शक्ति भी तो कम हो जाएगी, तो प्रांतों में विरोध भी होना शुरू हो गया। फिर लोग छोटे छोटे जो प्रांत उनके साथ में थे वो भी कहे हमको आज़ाद कर दो, हमको, जैसे बांग्लादेश अलग हो गया इंडिया से, और भी जो नेपाल अलग हो गया इंडिया से, तो सब क्या है, ऐसे ही तो है।
तो उस समय भी ये चीज़ हुआ करती थी, ऐसा नहीं था। तो जो आप अलग हो गए तो पावर्स कम होगी, फिर बाहरी लोग आने लगे, उनका हुआ। प्रजा का विरोध हो गया, प्रजा भी जो है गवर्नर के कारण जनता में विरोध घुस गया, जनता भी बगावत करने लगी, समर्थन नहीं देती, साथ नहीं देती, अनुपालन नहीं करती थी, बातों को नहीं मानती थी। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े कारण बने हैं। तो 3 कारण हो गए। चौथा कारण ये है कि बाहर के हमले होने लगे। जब बाहर वाली बात जान जाएगी, घर में कलह मची हुई ना, तो आपको भड़काएंगे, आपको कलेश करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, दबाएंगे, सब करते हैं। आज भी यही चीज़ होती है। इसलिए कहते हैं कि घर की बात घर के ही अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं जाएंगे, और बाहर कोई बंदा घर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो लेकिन क्या था कि जब कब्जा हो गया, टूट गया, लोग अलग अलग हो गए, तो बाहर के लोग वहाँ पर आए, जो छोटे छोटे महाद्वीप के राजा वगैरह थे, वो भी आके आक्रमण करने लगे, कब्जा करने लगे। वो चाहते थे हम गद्दी पे बैठ जाएं, हम गद्दी पे बैठ जाएं, उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता था। तो बाहर के हमले में मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे करके टूटता गया, सब बंद होता गया, कुआं, नदी, बिल्डिंग जितना भी था सब नष्ट होता चला गया था। आंतर सॉरी 5वां पॉइंट है अंतरिक्षण की कमी। एक और महत्वपूर्ण कारण ये था कि मौर्य साम्राज्य के अंतरिक्षण में कोई नहीं था। प्रशासनिक और सामाजिक विकास के लिए संरचनाओं का अभाव था, कैसे गवर्न करना है, समाज को कैसे लेकर चलना है, कुछ भी नहीं था। पूरा कमज़ोर हो, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, लोगों को भी कोई सुरक्षा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई जनता नहीं। तो ये सारे कारण थे। तो मैंने आपके लिए 5 बनाए। एक अंतरिक्षण की कमी के कारण, दूसरा ब्राह्मण के हमले के कारण, तीसरा प्रजा का विरोध है, दूसरा समाज का विभाजन है, और तीसरा अयोग्य उत्तराधिकारी। तो ये 6 कारण मैंने आपको बता दिए बहुत ही क्लियर तरीके से। और ये जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का होता है ओवर, और क्लास भी मैं करूँगी अब ओवर। ऐसे ही चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, देखना है। फिर कोई पॉइंट आपको दिक्कत करता है, फंसता है, तो पूछिएगा, रिवीजन करते रहिए जो आपने लिखा है। क्लास करेंगे अब ओवर फ्रेंड्स। इसके आगे की जो भी चीज़ें फिर बताएंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।